जी स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। अभी तक हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में जो डिस्कस किया है वो 2 वेरिएबल मॉडल्स हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। उसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम डिमांड लेते हैं तो डिमांड जो है वो प्राइस से तो इफेक्ट करती ही है, मगर प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर प्राइस के अलावा भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्या प्राइस होगी, मार्केट की अपनी सिचुएशन क्या है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है और इनकम क्या है या सोशल स्टेटस क्या है उस प्रोडक्ट का। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि उस एक प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या कोई इशू जो है वो एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नहीं होता या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। बहुत से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। आप मेरी स्लाइड्स को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम लोग देखेंगे कि 3 वेरिएबल रिग्रेशन के, इसमें एक डिपेंडेंट होगा और 2 एक्सप्लेनेटरी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। और इसमें हम लोगों ने एक कंडीशन लाजमी देखनी है कि जो मॉडल्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे उसमें पैरामीटर्स तो वो लाजमी हमारे लीनियर होंगे, लेकिन वेरिएबल्स जो हम यूज करेंगे वो हो सकता है कि लीनियर पोजीशन में हो और नॉन लीनियर भी हो सकता है। ये रही हमारे पास इक्वेशन y इक्वल्स β1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3। इसके अंदर x2 और x3 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट होगा और ये एरर टर्म या डिस्टर्बेंस होगी। और इसमें β2 और β3 ये क्या है, पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ लेंगे। तो ये है इस मॉडल की कुछ एजम्पशंस। ये सारी एजम्पशंस जो है हमारी OLS की है जो कि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हम लोगों ने चैप्टर 3 में सारी कंडीशंस पढ़ी थी OLS की एजम्पशंस, जो कि हम यहाँ पर दोबारा देख रहे हैं क्योंकि 3 वेरिएबल मॉडल भी एक्सटेंशन है 2 वेरिएबल मॉडल जो हमने पहले पढ़ ली है, तो इसमें भी एजम्पशंस वही यूज होंगी जो कि 2 वेरिएबल मॉडल्स में हुई थी। अब हम आगे डिटेल्स में जो पढ़ेंगे वो होगी 7.1.9 वाली एजम्पशंस। वो क्या है, नो एग्जैक्ट कोलिनियरिटी between the x variables, no exact linear relationship between x2 and x3। हम यहाँ पर ये वाली assumptions क्यों देख रहे हैं? हम इस assumption को यहाँ पे इसलिए नोट कर रहे हैं कि हमारे पास इस टाइम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x2 और x3। ये हमारा मॉडल है, इसके अंदर देखिए हमारे पास x2 और x3 है, इन दोनों में किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा मॉडल नो एग्जैक्ट कोलिनियरिटी की assumption को पूरा कर रहा हो। यहाँ पे भी हम लोग ने ये देखा है देयर इज नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x2 एंड x3, तो ही हम कह सकते हैं कि ये नो कोलिनियरिटी है या नो मल्टी कोलिनियरिटी इशू यहाँ पे है, यानी कि इसमें कोई रिलेशनशिप 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ना हो। इसको एक और तरीके से ये भी देख सकते हैं कि नो कोलिनियरिटी का मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग 2 रिग्रेसर्स, यानी कि जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द मॉडल, यानी कि x2 और x3 को हम किसी भी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ना लिख सकें। वो कैसे, इस तरह की फॉर्म में। इसमें λ2 और λ3 जो हैं वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो फॉर्मली नो कोलिनियरिटी मींस that there exists no set of numbers λ2 and λ3, यानी कि कोई λ2 और λ3 की ऐसी वैल्यूज ना हो जो कि इस लीनियर रिलेशनशिप को पूरा करती हो या ये दोनों जीरो हो जाए। तो नो कोलिनियरिटी होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में किसी किस्म का लीनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन पूरी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे नंबर्स जो कि λ2 और λ3 के हों। अब हम देखते हैं अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है जब λ2 और λ3 आपका 0 की इक्वल्स हो, देन हम ये कह सकते हैं x2 एंड x3 आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट है। मैंने पहले पिछली स्लाइड में भी कहा है कि λ2 और λ3 में कोई अगर सेट ऐसा है नंबर्स का जो कि इस कंडीशन को होल्ड कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर λ2 और λ3 अगर 0 होते हैं
तो सारी बात है ये कंडीशन होल्ड कर लेगी, 0 इक्वल्स 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, 0 के अलावा कोई सेट ऑफ नंबर्स अप्लाई नहीं होने चाहिए। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। अगर हम ये देखें, हम लोगों ने जो पिछली जो इक्वेशन, ये इक्वेशन थी, हम लोगों ने एक नंबर ऑफ सेट ले लिया है जिसके अंदर लैम्डा 2 में हम लोगों ने कहा कि ये 1 के इक्वल्स है और लैम्डा 3 हम लोगों ने कहा 4 के इक्वल्स है। तो ये कंडीशन जो है ना वो होल्ड कर रही है। The two variables are linearly dependent and if both are included in a regression model, we will have a perfect collinearity or an exact linear relationship between the two regressors। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन होनी चाहिए और उसके लिए हम लोगों ने पहली कंडीशन पढ़ी कि नो सेट ऑफ नंबर होल्ड बाय लैम्डा 2 लैम्डा 3 जो कि हमारी इस कंडीशन को पूरा कर सके। पहली तो हम लोगों ने ये देखा। दूसरा हमने कहा कि लैम्डा 2 और लैम्डा 3 कैन हैव 0 वैल्यू, ये 0 होगी तो आप कह सकते हैं कि आपकी कंडीशन तो फुलफिल हो गई, मगर हम लोग फिर भी इसको कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि हम लोगों ने दोनों पैरामीटर्स को 0 कंसिडर कर लिया। तो 0 हो सकता है, लेकिन इसके अलावा 0, इन दोनों के 0 होने के अलावा कोई भी सेट ऑफ नंबर्स नहीं होने चाहिए जो कि इस कंडीशन को पूरा कर सके। अदरवाइज हम लोग ये कह सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखी कि अगर मिसाल के तौर पर हम 2 वेरिएबल्स में आपस में कोई रिलेशनशिप है तो क्या वजह है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल ली है कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड वेल्थ। अब हम लोगों ने देखा कि इनकम और वेल्थ, हम कहते हैं कि जी consumption expenditure is linearly related to income and wealth. Economic theory presumes that wealth and income may have some independent influence on consumption. If not, there is no sense in including both income and wealth variables in the model. हम लोगों ने देखा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, एक वेल्थ और एक इनकम। मगर हम देख रहे हैं कि वेल्थ और इनकम दोनों आपस में रिलेट कर रही है। जब इन दोनों वेरिएबल्स को जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा कि हमारा मॉडल ठीक नहीं होगा, उसमें मल्टी कोलिनियरिटी का इशू आएगा। इनकम ज्यादा होगी तो आपके पास वेल्थ ज्यादा होगी, तो वेल्थ और इनकम का आपस में रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल ले सकते थे हम इनकम का या वेल्थ का, जिसका इन्फ्लुएंस हम लोग देख सकते थे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में क्या है, मगर यहाँ पर हम लोगों ने दोनों वेरिएबल जो कि आपस में रिलेट कर रहे हैं हमने इंक्लूड किया। तो जिसका मिसाल के तौर पे हम सपोज करते हैं जिसका रिलेशनशिप इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि 2 टाइम्स ऑफ इनकम इक्वल्स वेल्थ। तो क्या होगा, हमारे पास ये जो मॉडल का बेसिक फंक्शन था उसमें हम लोगों ने देखा कि बीटा 3 x3 था, x3 की जगह हम लोगों ने 2x² 2x2 लगाया तो हमारे पास ये चीज निकल आई। अब देखें कि इस चीज के अंदर असल में तो फिर हमारा वेरिएबल एक ही हुआ x2 जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर इनकम हो। तो ये तो चलो हम लोगों ने कर लिया कि ये दोनों बीटा 2 + 2 बीटा 3 ये तो हमारा एक कोएफिशिएंट हो गया, ये इंटरसेप्ट टर्म, ये कोएफिशिएंट और सिर्फ ये एक वेरिएबल, तो इसको हम लोगों ने अल्फा से डिनोट कर दिया। तो इस मॉडल में हमने देखा कि असल में वेरिएबल तो x2 है, तो क्यों हम लोग वेल्थ और इनकम को दोनों को अलग अलग ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम एक ही ले लें, इसलिए हमारा मॉडल इस हवाले से ठीक नहीं हुआ। अब एक और यहाँ पे इश्यू देख लें, प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है कि व्हेन वी कलेक्ट डाटा फॉर एम्पिरिकल एनालिसिस there is no guarantee that there will not be correlation among the regressors। अब इन प्रैक्टिकल सिनेरियो में मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर वेरिएबल जो है वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा होता है। बज़ाहिर उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप ना पाया जाए मगर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो कोई भी 2 वेरिएबल्स को जो कि टोटली इंडिपेंडेंट हो, जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप ना हो, उनको इंक्लूड करना बहुत मुश्किल टास्क है। तो फिर हम लोगों ने ये देखना होता है कि 2 वेरिएबल जो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पे अपने मॉडल में इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप ना पाया जाए, जिसमें नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप भी आप कह सकते हैं कि ना हो। पिछली जो हमारी एग्जांपल थी उसके अंदर
वेल्थ और इनकम का केस था। हमारी इकोनॉमिक थ्योरी के मुताबिक वेल्थ और इनकम एक दूसरे से लिंक करती है। जब आपकी इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी वेल्थ भी ज्यादा होगी, तो इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल एक मॉडल में करना हमारे लिए गलत था। मगर इसके अलावा बहुत से वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं जिनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो। सेकंड, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप की बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। मल्टीकोलिनियरिटी वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को इंक्लूड इसमें नहीं करती। मिसाल के तौर पे क्या है, आप अपने मॉडल में स्क्वायर की फॉर्म यूज कर सकते हैं। मतलब सारा ये है कि आप अपने मॉडल के अंदर अगर आपने x2 वेरिएबल लिया है, आप x2 का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो सिर्फ लीनियर की कंडीशन को कवर करना होता है, नॉन लीनियर के लिए नहीं। यानी कि आप अपने मॉडल में अगर x2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो x2 का स्क्वायर आप अनदर वेरिएबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। जिससे ये मॉडल हम लोगों ने पीछे पढ़ा जिसमें यहाँ पे x3 था और वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं था। हम स्क्वायर की फॉर्म में अपने वेरिएबल को यूज कर सकते हैं और स्क्वायर की फॉर्म जो है वो नॉन लीनियर कहलाती है। तो इसलिए मल्टीकोलिनियरिटी इशू तब एग्जिस्ट करेगा जब लीनियर परफेक्टली लीनियर रिलेशनशिप हो। नॉन लीनियर की कंडीशन को फुलफिल करना वो जरूरी नहीं है इसके लिए। अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन क्या है मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन की। मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर हम देख रहे होते हैं एवरेज चेंज इन y गिवन दैट द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सपेक्टेड चेंज या एवरेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y में एक्सपेक्टेड चेंज क्या है, गिवन दैट x2 एंड x3। ये इन दोनों वेरिएबल्स का ज्वाइंटली क्या फर्क पड़ रहा है ऑन एवरेज आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, जैसे कि हमने मॉडल में पढ़ा था, बीटा 2 और बीटा 3 ये क्या है, पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, या इनको पार्शियल स्लोप कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि बीटा 2 का अगर हम लें तो ये मेजर करता है कि चेंज इन द मीन वैल्यू ऑफ y पर यूनिट चेंज इन x2 का चेंज ऑन एवरेज वैल्यू ऑफ y वो डिपेंड करता है बीटा 2 से कि अगर एक यूनिट x में चेंज आता है तो कितने यूनिट चेंज ऑन एवरेज y पे कितना आएगा। इसका मतलब ये है कि x2 में एक यूनिट अगर चेंज किया जाए तो उसका इफेक्ट एवरेज y के ऊपर कितना आएगा, तो वो डिटरमिन करेगा आपका बीटा 2। इस तरीके से बीटा 3 जो है वो ये डिटरमिन करता है कि एक यूनिट चेंज इन x3 will have how much change in value of y, जो के यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x3 के यूनिट चेंज आने से y पे कितना ऑन एवरेज चेंज आएगा वो डिपेंड करता है बीटा 3 पे, और बीटा 2 जो है वो x2 के हवाले से बताएगा।